हेलो। हमारा आज का पहला टॉपिक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। पीएमआई क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहेंगे विनिर्माण क्रय प्रबंधकों का सूचकांक। आखिर पीएमआई है क्या चीज़ और क्या काम करता है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? ये एक आर्थिक संकेतक है जिसकी गणना क्रय प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षणों और विशिष्ट कंपनियों के आपूर्ति अधिकारियों से की जाती है। पीएमआई विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत प्रदान करता है। पीएमआई बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसकी स्थिति कैसी है, उसके आर्थिक स्वास्थ्य है, मतलब उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है इस समय, क्या स्टेटस है इस समय उसका मार्केट में, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। पीएमआई की गणना बाजार और इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट के आधार पर की जाती है। पीएमआई की गणना कैसे की जाती है? एक तो मार्केट बाजार को देखते हैं और दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये दो चीज़ों के आधार पर इसकी गणना की जाती है पीएमआई की। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अलग अलग की जाती है। पीएमआई दो अलग अलग की जाती है। पहला है विनिर्माण के अलग होगा पीएमआई का मापदंड, और सेवा क्षेत्रों का अलग पीएमआई होगा। फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। अगर 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार या विकास को दर्शाते हैं। अगर मान लो आपका पीएमआई में जो वैल्यू आती है 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जो व्यावसायिक गतिविधि है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है और विकास हो रहा है। और अगर 50 से नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, संकुचन और गिरावट को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा विस्तार की दर का अनुमान पिछले महीने की गणना के साथ पीएमआई की तुलना करके लगाया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि पिछले साल का हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या हुई, इस साल की क्या है, तो उसके आधार पर हम इस साल की ग्रोथ निकालते हैं। ठीक उसी तरह विस्तार की दर का अनुमान पिछले महीने की गणना के साथ पीएमआई की तुलना करके लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि केंद्रीय बैंक जो होते हैं ना, जो जैसे सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ब्याज दरों पर जो डिसीजन लेते हैं वो भी पीएमआई का उपयोग करते हैं। मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंट है पीएमआई कि सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई हो गया और कई तरह के जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक खास तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इक्विटी मार्केट की गतिविधियों को प्रभावित करने के अलावा पीएमआई बॉन्ड और मुद्रा बाजारों को भी प्रभावित करता है। मतलब खाली ये नहीं करता, खाली केंद्रीय बैंक मार्केट की गतिविधियों को प्रभावित करता है, इसके अलावा वो जैसे होता है बॉन्ड मार्केट होता है, मुद्रा बाजारों को भी प्रभावित करता है। अगला देखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है कहाँ पे? ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे ओल्डेस्ट। कभी आपको कोई सवाल आता है कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कब बना था? ये 1936 में बना था। और बेसिकली किसके लिए था? ये लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब स्टार्टिंग जो थी इसका नाम था हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड में स्थित है और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के पहल के तहत सबसे पहले शामिल किया गया था। अगला देखेंगे आरआरबी। आरआरबी क्या होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का गठन। इनका गठन कैसे किया? कोई ना कोई एक्ट तो बना होगा जिसके तहत आरआरबी का गठन किया होगा। इसका गठन होता है आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। मतलब जो भी छोटे किसान होते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको एक तो लोन देता है और जैसे कुछ अतिरिक्त इनको सुविधाएं चाहिए तो कुछ तरह से उनकी हेल्प करता है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के रूप में प्रदान करना होता है। जैसे आरबीआई क्या करता है, हर बैंक में, हर किसी हमारे भारत के वो है जैसे कॉमर्शियल बैंक्स है, उनकी कुछ जो भी वो लोन देंगे उसका कुछ परसेंटेज, जैसे 40% होता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। वही सीमा, मतलब वही प्रायोरिटी सेक्टर का फॉर्मूला आरआरबी पे भी लागू होता है जो आरबीआई करता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स में 40% का होता है, लेकिन इसमें क्या 75% आपको जो अपना लोन देना है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना पड़ेगा। आरआरबी मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, ग्रामीण कारीगरों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देने के साथ कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की क्रेडिट और बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब जो गरीब लोग होते हैं, छोटे किसान होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम होते हैं, ग्रामीण कारीगर, समाज के कमजोर वर्ग, एसटी एससी, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, गरीब, इनको क्रेडिट मतलब लोन की फैसिलिटी देते हैं और बैंकिंग आवश्यकता है। उनको कोई बैंकिंग की आवश्यकता है, किस तरह से उनको मान लो अकाउंट खोलना है, कि सरकार कोई भी मूलभूत आवश्यकता और कोई भी स्कीम जारी, नई नई स्कीमें शुरू करती है गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उसका पैसा जैसे अकाउंट्स में आता है आजकल, तो उसके उनमें आरआरबी काफ़ी योगदान होता है। आरआरबी उनका अकाउंट
खोलते हैं, उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों और छोटे उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा आरआरबी ये भी काम है कि जो सूक्ष्म होते हैं, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम से छोटे, जैसे छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, जो छोटे लोग चलाते हैं, छोटे उद्यमी को भी ऋण प्रदान करने का काम करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि और संबद्ध ऋण में प्रमुख योगदान दिया है। आरआरबी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कृषि में लोन देने में, लेकिन जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उन्होंने कृषि और उनसे जुड़े हुए जो भी लोन देते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।